सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन पर स्वागत करता हूं। तो हम एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हैं और एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत जो आज का हमारा टॉपिक है उसके अंतर्गत हम दो वंशों पर बात करने वाले हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारे पास राष्ट्रकूट वंश और उसके बाद हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, इससे पहले हम पाल वंश और सेन वंश पर बात कर चुके हैं, डिटेल में उन्हें पढ़ चुके हैं। आज की जो हमारी बारी है वो है राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश। उसके बाद हमारा मौर्य जो गुप्तोत्तर काल है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट वंश होंगे गुप्तोत्तर काल से संबंधित। उसके बाद हम थोड़ा मौर्य काल और मौर्योत्तर काल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा चोल पांड्य चालुक्य इन पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी बारी है सबसे पहले राष्ट्रकूट वंश पर बात करते हैं। उसके बाद इसके तुरंत बाद हम बात करेंगे किस पर? गुर्जर प्रतिहार वंश पर। ठीक है, तो आप सभी का काम है वीडियो का एंड तक बिल्कुल अच्छे से देखते जाना। ठीक है ना, आज ये हमारा गुप्तोत्तर काल खत्म हो जाएगा ना, तो गुप्तोत्तर काल की मैं एक पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, अब तक जितना भी हमने गुप्तोत्तर काल में पढ़ा है, अब तक मैंने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि गुप्तोत्तर काल की एक पीडीएफ थी जिसे अलग अलग डालना पॉसिबल नहीं था। उसके बीच में से मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आप उस पीडीएफ को आसानी से कवर कर सकें, वरना वो एक पीडीएफ आपको कवर करनी बहुत भारी पड़ जाएगी। लगभग 40 पेज की पीडीएफ है, लेकिन अब आप उसे कंप्लीट करने के लिए सक्षम हैं। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, रात को 10 बजे आप लाइव आया करें टेस्ट लगाने के लिए। ठीक है, तो आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। ठीक है, राष्ट्रकूट जो थे हमारे किस क्षेत्र में फैले हुए थे? सबसे पहले ये समझिए, राष्ट्रकूट जो थे वो इस वाले क्षेत्र में फैले हुए थे। ये हमारा कर्नाटक और थोड़ा बहुत तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है ना, इसमें फैले हुए थे हमारे राष्ट्रकूट। ठीक है ना, तो राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी? मान्यखेत, जो कि कर्नाटक में पड़ती है। राजधानी मान्यखेत थी, लेकिन उनका जो क्षेत्र था वो दक्षिण भारत वाला जो एरिया है हमारा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु वाला था। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारी राजधानी दिल्ली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या फिर राष्ट्रपति हैं वो दिल्ली से बाहर कहीं नहीं जा सकते और दिल्ली से बाहर उनका कुछ भी चलता नहीं है। ठीक है ना, उनकी पूरे भारत पर शासन है, पूरे भारत पर उनका शासन है। ठीक है, जहां पर उनके सांसद हैं वहां पर उनका पूरा शासन है, जहां पर सांसद नहीं है वहां पे उनका शासन है। उसी प्रकार समझिए, राजधानी का मतलब होता है केवल जहां से प्रशासन चलाया जाता हो। ठीक है ना, जहां से केवल प्रशासन चलाया जाता हो वो ही राजधानी। तो राष्ट्रकूट जो थे उनकी राजधानी थी मान्यखेत यानी कर्नाटक, लेकिन उनका प्रशासन पूरे दक्षिण भारत पर लगभग फैला हुआ था उस समय पर। ठीक है, क्योंकि और भी वंश हुए। ये समझिए, एक समय पर वंश कई चलते थे, जैसे कि आज कई पार्टियां हैं। ठीक है, सरकार की कई पार्टियां हैं। ठीक, भाजपा है, माकपा है, बहुत सारी पार्टियां हैं। ठीक है ना, कांग्रेस है, लेकिन जो आज बहुमत में है वो भाजपा है। उसी प्रकार इस समय पर वंश बहुत थे, लेकिन दक्षिण भारत में जो फेमस था जिस समय की हम बात कर रहे हैं वो था राष्ट्रकूट वंश। कौन सा? राष्ट्रकूट वंश। सीधी बात ये है। ठीक है, तो जो राष्ट्रकूट वंश था वो दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा राजवंश था जिसने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। मैंने आपको बताया था गुर्जर प्रतिहार वंश हमारा यहां पर था। ठीक है ना, जिनकी राजधानी क्या थी? उज्जैन, एमपी थी। तो यहां पर था हमारा लगभग गुर्जर प्रतिहार वंश। यदि बात करें पाल वंश, तो पाल वंश की राजधानी थी नदिया, बंगाल वाला क्षेत्र। और तीसरा जो भाग लिया था वो लिया था किसने? राष्ट्रकूटों ने, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में। तो एकमात्र ऐसा वंश जिसने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया दक्षिण भारत से, वो था हमारा कौन सा? राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। दूसरा, ये वादामी के चालुक्यों के सामंत थे, यानी इनसे पहले जो शासन था वो था वादामी के चालुक्य। कौन? वादामी के चालुक्य। देखिए हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। वादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, गुजरात के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य थे एक चालुक्य ही। लेकिन ये समझिए आप, जैसे कि नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उनके सांसद, ठीक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इस प्रकार अलग अलग राज्यों से हैं लोकसभा में भाजपा की सीटों पर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो जो हमारे प्रधानमंत्री वो कहां से? बनारस से जीते हुए हैं। ठीक है, कहां से? बनारस से जीते हुए हैं। और अलग अलग जो सांसद है वो अलग अलग जगह से जीते हुए हैं। उसी प्रकार जो मेन था वो था हमारा जो वेंगी के वातापी के चालुक्य थे वो मेन थे। फिर वातापी के चालुक्यों ने कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना की। कल्याणी के चालुक्यों ने अपनी एक सीट यहां पर स्थापित की
गुजरात में, जिन्हें गुजरात के चालुक्य कहा गया। फिर कल्याणी के चालुक्य ने अपनी एक और सीट स्थापित की यहां पर आंध्र प्रदेश वाले लगभग क्षेत्र में, जिसे कहा गया वेंगी के चालुक्य। ठीक है ना, चालुक्य एक ही थे लेकिन इनका प्रशासन बड़ा हुआ तो इन्होंने अपने शासन को अलग अलग भागों में बांट दिया, यानी गुजरात के चालुक्यों को गुजरात के चालुक्य कहा गया। फिर उसके बाद कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य सब एक ही थे लेकिन इनका प्रशासन बड़ा था, इसलिए इनका नाम अलग अलग देखने को, अलग अलग क्षेत्र में देखने को मिलता है। जिस क्षेत्र में इनका प्रशासन था उस क्षेत्र में उनका नाम यही देखने को मिलता है, जैसे कि गुजरात में गुजरात के चालुक्य। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसके जो राष्ट्रकूट थे किसके सामंत थे, यानी उनसे पहले कौन से चालुक्यों का शासन था, तो वातामी या वादाबी के चालुक्य। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चालुक्य 4 थे, उनमें से आपको याद रखना है जो राष्ट्रकूट से पहले शासन था वो था वादामी के चालुक्यों का। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजधानी, तो राजधानी मान्यखेड़ कर्नाटक थी। उसके बाद हम बात करते हैं राजभाषा, तो राजभाषा इनकी कन्नड़ थी। आज भी हमें कर्नाटक वाले क्षेत्र में राजभाषा कन्नड़ देखने को मिलती है, जो कि राष्ट्रकूट वंश में भी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं मूल निवासी कहाँ के थे, तो देखिए ये मूल निवासी कहाँ के थे, मूल निवासी थे महाराष्ट्र के। फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जी मूल निवासी कहाँ के हैं, वो है हमारे गुजरात के। ठीक है, लेकिन वो सांसद किस सीट से हैं, वाराणसी से। ठीक है, और राजधानी क्या है उनकी, राजधानी दिल्ली है। तो इसी तरीके से समझिए ये मूल निवासी कहाँ के थे, महाराष्ट्र के। ठीक है ना, इनकी राजधानी क्या थी, मान्यखेड़ कर्नाटक। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रमुख राजा और उनसे संबंधित जानकारियां, यानी हमें कौन कौन से राजा से क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, इन पर हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला हम राजा लेते हैं, कौन, सबसे पहले राजा हैं दंती दुर्ग। दंती दुर्ग जो थे उन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। किसने की थी, दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। उसके बाद आते हैं कृष्ण प्रथम। एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। ठीक है, एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। उसके बाद आते हैं ध्रुव। ठीक है ना, ध्रुव पहले राजा थे जिसने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया राष्ट्रकूटों की तरफ से। वैसे कहा जाए सबसे पहला राजा जिसने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया वो था धर्मपाल पाल वंश का, लेकिन बात करें कि राष्ट्रकूटों की तरफ से सबसे पहला राजा जिसने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया वो था ध्रुव। ठीक है ना, ध्रुव की उपाधि थी धारावर्ष और इसकी एक पुस्तक है, इसका एक राज चिन्ह समझिए, इसका राज चिन्ह था गंगा यमुना, यानी इसके राज चिन्ह पर गंगा यमुना बनी हुई थी और लिखा भी हुआ था गंगा और यमुना। ठीक, तो आपको ये याद रखना है किससे, ध्रुव से संबंधित। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है गोविंद तृतीय। देखिए गोविंद तृतीय जो था पूरे राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रतापी राजा था गोविंद तृतीय। ठीक है ना, इसने देखिए राष्ट्रकूट कहां पर थे, हमारे इस वाले क्षेत्र में थे, कर्नाटक वाले क्षेत्र में, लेकिन गोविंद तृतीय ने कहां तक का क्षेत्र जीता, गोविंद तृतीय ने हमारा हिमालय तक का क्षेत्र जीता। तो हुआ नहीं हुआ प्रतापी राजा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था प्रतापी राजा वही कहलाया, प्राचीन भारत में नहीं, अब भी आप समझ सकते हैं जिसकी सर्वाधिक सीटें होंगी वो बहुमत में की सरकार होगी। सर्वाधिक सीटों का मतलब है जिसका सर्वाधिक क्षेत्र हुआ। ठीक है, उसी प्रकार प्राचीन भारत में वही राजा सर्वाधिक पराक्रमी होता था जिसका सर्वाधिक क्षेत्र होता था, यानी वो अपना जितना बड़ा साम्राज्य कर देता था वही वो सबसे प्रतापी राजा होता था। तो गोविंद तृतीय ने कर्नाटक से लेकर हिमालय वाला क्षेत्र जीता, कर्नाटक से लेकर हिमालय वाला क्षेत्र जीता, सर्वाधिक विस्तार किया राष्ट्रकूट वंश का। इसी कारण गोविंद तृतीय सर्वाधिक प्रतापी राजा था राष्ट्रकूट वंश का। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं वो है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष जो थे वो अल्पवयस्क राजा बने, लगभग 13-14 साल की उम्र में ये राजा बन गए। कौन, अमोघ वर्ष। इनकी एक पुस्तक है कवि राजमार्ग। कौन सी, कवि राजमार्ग इनकी एक पुस्तक है। तो पूछा जाएगा कवि राजमार्ग किसकी पुस्तक है, तो आपको याद रखना ये है अमोघ वर्ष की। किसकी, अमोघ वर्ष की पुस्तक है। इनके दो दरबारी याद रखने, जिनसेन और महावीराचार्य। ठीक है ना, महावीराचार्य और जिनसेन। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है अमोघ वर्ष से संबंधित। राष्ट्रकूट वंश का एकमात्र ऐसा राजा जो कि अल्पवयस्क राजा बना वो कौन था, वो था अमोघ वर्ष। इसकी पुस्तक का क्या नाम था, तो कवि राजमार्ग। इसके दो दरबारी कौन थे, जिनसेन और महावीराचार्य। ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछी भी गई है 2 से 3 बार, वो है संजन ताम्रपुत्र अभिलेख का संबंध किस राजा से है। संजन ताम्रपत्र अभिलेख का संबंध किस राजा से है, तो वो है अमोघ वर्ष राजा। पूछे किस वंश से है, तो वो है राष्ट्रकूट वंश। कौन सा, राष्ट्रकूट वंश। तो आपको याद रखना है संजन ताम्रपत्र अभिलेख का संबंध किससे है, अमोघ वर्ष से है। किससे, अमोघ वर्ष से है। पूछे कौन सा वंश,
तो राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय के समय में अल मसूदी भारत आया था। अल मसूदी भारत आया था किसके समय पर? तो इंद्र तृतीय के समय पर अल मसूदी भारत आया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कृष्ण तृतीय। चोल वंश के राजा परांतक फर्स्ट को हराया था कृष्ण तृतीय ने। ठीक है ना, तो पूछा जाएगा कि परांतक प्रथम जो कि चोल वंश का राजा था उसे किसने हराया था? तो उसने कृष्ण तृतीय ने हराया था, जो कि राष्ट्रकूट वंश का राजा था, जो कि राष्ट्रकूट वंश का राजा था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कृष्ण तृतीय की उपाधि थी अकाल वर्ष। ठीक है ना, अकाल वर्ष आपको याद रखनी है, कृष्ण तृतीय की उपाधि अकाल वर्ष। उसके बाद हम बात करते हैं अंतिम राजा। देखिए इस वंश का यानी राष्ट्रकूट वंश का अंतिम राजा था हमारा कर्कद्वितीय। ठीक है ना, कर्कद्वितीय को तेलपदुत्य ने हराया, तेलपदुत्य ने हराया और कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना की। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले वातापी के चालुक्य थे, उसके बाद आए राष्ट्रकूट। ठीक है ना, राष्ट्रकूट के अंतिम राजा कर्कद्वितीय को हराया किसने? कल्याणी के चालुक्यों के राजा तेलपदुत्य ने, और कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना की। ठीक है ना, जब कल्याणी के चालुक्यों का प्रशासन बढ़ा तो उन्होंने एक अपना गवर्नर रखा गुजरात में जिसे कहा गया गुजरात के चालुक्य, और एक गवर्नर रखा अपना इस वाले क्षेत्र में जिसे कहा गया वेंगी के चालुक्य। क्या कहा गया? वेंगी के चालुक्य। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कर्कद्वितीय अंतिम राजा था राष्ट्रकूट वंश का, उसे हराया किसने? तो उसे हराया कल्याणी के चालुक्य के एक राजा जिसका नाम था तेलपदुत्य। यानी तेलपदुत्य ने कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना की, किसे हराकर? कर्कद्वितीय को हराकर, जो कि अंतिम राजा था राष्ट्रकूट वंश का। उसके बाद कल्याणी के चालुक्यों ने अपना एक गवर्नर रखा गुजरात में जिसे कहा गया गुजरात के चालुक्य, और कल्याणी के चालुक्य ने दूसरा अपना गवर्नर रखा इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, हमारा ये वाला क्षेत्र है कौन सा? आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, इसे कहा गया वेंगी के चालुक्य। कौन सा? वेंगी के चालुक्य। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है राष्ट्रकूट वंश से संबंधित। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं राष्ट्रकूट वंश से संबंधित, उसके बाद हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, देखिए दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा राजवंश जिसने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया वो कौन सा था? वो था राष्ट्रकूट वंश, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार वंश और हमारा कौन सा? पाल वंश। ठीक है ना, प्रतिहार वंश और पाल वंश उत्तर भारत के थे, तो एकमात्र ऐसा वंश जिसने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया वो था राष्ट्रकूट वंश। इनकी भाषा कन्नड़ थी, इसकी राजधानी मान्यखेत यानी कर्नाटक थी। ठीक है, बात करें यदि इनकी बात करें किसके सामंत थे? तो वातामी या वादामी के चालुक्यों के सामंत थे। कौन? राष्ट्रकूट उनके सामंत थे। मूल निवासी कहाँ के थे? तो महाराष्ट्र के मूल निवासी थे। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख राजा। दंती दुर्ग की बात करें तो राष्ट्रकूट जो थे उनका संस्थापक था दंती दुर्ग। उसकी बात करें कृष्ण प्रथम की तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें राजा ध्रुव की तो ध्रुव जो थे इनकी उपाधि थी धारावर्ष। ध्रुव की उपाधि थी धारावर्ष, और इनके राज चिन्ह पर गंगा यमुना की आकृति देखने को मिलती है। ठीक है, और सबसे पहला राजा राष्ट्रकूट वंश का जिसने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया वो था ध्रुव। ठीक, उसके बाद हमने बात की किस पर? उसके बाद हमने बात की गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय सबसे ज्यादा प्रतापी राजा था राष्ट्रकूट वंश का जिसने कर्नाटक से लेकर और हिमालय तक का क्षेत्र जीता। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष अल्पवयस्क राजा बने, अमोघ वर्ष अल्पवयस्क राजा बने। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक है कवि राजमार्ग। इनके दो दरबारी थे जिनसेन और महावीराचार्य। ठीक, संजन ताम्रपत्र अभिलेख का संबंध किससे है? अमोघ वर्ष से है। वंश पूछे तो वंश है हमारा राष्ट्रकूट वंश। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंद्र तृतीय। इनके समय में अल मसूदी भारत आया था। अल मसूदी भारत आया था राष्ट्रकूट वंश के समय में। कौन था राजा? इंद्र तृतीय राजा था। यदि बात करें कृष्ण तृतीय अगला राजा बना। कृष्ण तृतीय की बात करें तो कृष्ण तृतीय से आपको याद रखना है कि इसने चोल वंश के एक राजा जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था परांतक प्रथम, उसको हराया था। ठीक, इसकी एक उपाधि है अकाल वर्ष। ठीक है ना, अकाल वर्ष किसकी उपाधि है? तो यह है कृष्ण तृतीय की उपाधि। यदि बात करें अंतिम राजा तो अंतिम राजा कौन था? अंतिम राजा था कर्कद्वितीय। कर्कद्वितीय को कल्याणी के संस्थापक, कल्याणी के चालुक्यों के संस्थापक तेलपदुत्य ने हराया और कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना की। कल्याणी के चालुक्यों ने एक गवर्नर गुजरात में रखा जिन्हें गुजरात के चालुक्य कहा गया, और कल्याणी के चालुक्यों ने दूसरा जो गवर्नर रखा वो इस वाले क्षेत्र में रखा आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना वाले क्षेत्र में, जिसे कहा गया वेंगी के चालुक्य।
वेंगी के चालुक्य, यानी सबसे पहले वातापी के चालुक्य जिन्हें हरा कराए राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट को हराया कल्याणी के चालुक्यों ने, कल्याणी के चालुक्यों ने 2 गवर्नर रखे गुजरात का और वेंगी का, जिन्हें वेंगी के चालुक्य और गुजरात के चालुक्य कहा गया। ठीक, तो ये आपको चीजें याद रखनी है किससे, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित। उम्मीद है बिल्कुल सिंपल सहज भाषा में आपको समझ में आया होगा, वरना किताबें बहुत ज्यादा मार्गदर्शक होती हैं किसी भी एग्जाम के लिए। किताबों से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं होता है, लेकिन किताबों को पढ़ने से पहले आपको खुद पर मेहनत करनी होगी, खुद को निखारना होगा, इतना निखारना होगा कि आप किताब में लिखी भाषा को आसानी से समझ सके। ठीक है, वरना किताबों से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, उनसे बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं होता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमने 5 वीडियो देख ली, अब हमारा उद्धार हो गया। ठीक है, उद्धार हो गया, कैसे हो जाएगा उद्धार? मतलब जो इतना बड़ा लेखक है जिसने किताबों में लिखा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझनी होंगी। आप अपनी मेहनत किताबों पर लगातार रखें, वीडियो देखें, किताबों पर लगातार मेहनत रखें। हालांकि मैं बुक से पढ़कर पढ़ा रहा हूं, लेकिन कभी ऐसा ना हो कि आप ये समझें कि मैंने 100% आपकी तैयारी करा दी। ठीक है, तैयारी बिल्कुल अच्छे से कराऊंगा, लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत से क्या है, यूट्यूब पर बहुत से टीचर ऐसे हैं जो 100% की गारंटी लेते हैं, 100% की गारंटी लेते हैं, और वो उसी क्लास में लगभग 3 से 4 मिस्टेक करके भी चले जाते हैं लेक्चर में पढ़ाते टाइम, और 100% की गारंटी भी लेते चले जाते हैं साथ की साथ। तो उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए आप अपनी बुक्स पर भी लगातार मेहनत रखें। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बुक्स आप पढ़ते रहें। कोई राइटर की मैं बुक बता दूंगा आपको हिस्ट्री के लिए, कोई ऐसी बुक बता दूंगा जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। ठीक है, आप ग्रुप में लगातार रहना, एक्टिव रहना। मैं किसी दिन हो सकता है कि मैं पीडीएफ बना के ही डाल दूं बुक की, तो आप उस बुक को भी लगातार पढ़ते रहना। ठीक है, और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे भी लगातार नोट्स बना के पढ़ते रहना। हालांकि ये सफिशियंट है, लेकिन 100% की गारंटी मैं ना कभी लूंगा और ना कभी ले सकता। ठीक, 100% कभी कोई आज तक हुआ ही नहीं, तो मैं कैसे ले लूंगा 100% की गारंटी? तो आपको लगातार बुक पे भी थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हुए चलना है। अभी आप वीडियो देखिए, अपनी समझ डेवलप कीजिए, अपने कंसेप्ट डेवलप कीजिए, उसके बाद मैं आपको बुक बताऊंगा, उसके बाद आप बुकों का रिवीजन कर लेना। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। तो आइए अब हम अपना नेक्स्ट वंश शुरू करते हैं, जिसका नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश। और आज जो हमारा गुप्तोत्तर काल है वो समाप्त हो जाएगा। कुछ हमारी अर्थव्यवस्था, राजनीतिक इकाइयां ये बचेंगी, उन्हें हम अलग से पढ़ लेंगे, लेकिन गुप्तोत्तर काल का महत्वपूर्ण पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है एग्जाम रिलेवेंट। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं हम गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश में सबसे पहले हम वही देखते हैं कि इनका स्थान क्या था, राजधानी क्या थी उनके, उसके बाद हम बात करेंगे इससे प्रमुख राजा और उनसे संबंधित क्या क्या जानकारी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि यदि बात करें ये अपना पूर्वज किसे मानते थे, तो लक्ष्मण को ये अपना पूर्वज मानते थे। किसे? भगवान लक्ष्मण को अपना पूर्वज मानते थे। कौन? गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा। ठीक है ना, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा लक्ष्मण को अपना पूर्वज मानते थे। यदि हम बात करें इनका स्थान कौन सा था, लक्ष्मण से आप अंदाजा लगा सकते हैं स्थान क्या हुआ, अयोध्या हुआ। यदि बात करें प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, मैंने आपको बताया था कि एमपी वाले क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार वंश था, पाल वंश जो था बंगाल वाले क्षेत्र में था। यदि बात करें राष्ट्रकूट वंश, तो राष्ट्रकूट वंश हमारा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल वाले क्षेत्र में था। ठीक है, अब मैंने आपको यह भी बताया था कि सबसे पहला वंश कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पाल वंश, लेकिन सबसे ज्यादा प्रतापी वंश राष्ट्रकूट वंश, लेकिन जीता कौन? जीता गुर्जर प्रतिहार वंश। जब गुर्जर प्रतिहार वंश जीत गया तो उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से कन्नौज शिफ्ट कर दी। कहां पर? कन्नौज शिफ्ट कर दी। तो आपको याद रखना इनका मूल स्थान अयोध्या था। ठीक है, बात करें प्रारंभिक राजधानी तो उज्जैन थी, उसके बाद ये कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष जीते तो उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। ठीक है ना, बात करें प्रमुख राजा तो सबसे पहले राजा बात करते हैं हरिश्चंद्र या फिर नागभट्ट प्रथम। हरिश्चंद्र या फिर नागभट्ट प्रथम, दोनों में से एक नाम आपको देखने का मिलेगा, दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। तो जो संस्थापक था गुर्जर प्रतिहार वंश का वो था हरिश्चंद्र या फिर नागभट्ट प्रथम। यदि बात करें वत्सराज तो ये वास्तविक संस्थापक था, यानी सर्वाधिक प्रचार प्रसार गुर्जर प्रतिहार वंश का किसके समय हुआ, तो सबसे ज्यादा जो प्रचार प्रसार था वो वत्सराज के समय हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम राजा कौन था, तो वो वत्सराज था। ठीक है ना, वत्सराज था। जैसे कि पाल की तरफ से धर्मपाल, बात करें राष्ट्रकूटों की तरफ से तो ध्रुव,
और यदि बात करें गुर्जर प्रतिहारों की तरफ से तो उनमें सबसे पहला राजा था वत्सराज, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय पहला राजा था जिसने कन्नौज को जीता और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। नागभट्ट द्वितीय प्रथम राजा था जिसने कन्नौज को जीता और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, ठीक। ये बातें आपको इन राजाओं से संबंधित याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वो है मिहिर भोज। मिहिर भोज का आपने नाम भी सुना होगा और बहुत ज्यादा कॉलेजेस, ठीक है ना, स्कूल वगैरह संस्थाएं भी इसके नाम पर रखी जाती हैं, तो आप समझ सकते हैं बहुत ही प्रतापी रहा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है नागभट्ट द्वितीय कोई स्कूल या संस्था का नाम रहा हो, वत्सराज किसी संस्था या स्कूल का नाम रहा हो, लेकिन मिहिर भोज एक बहुत से स्कूलों और संस्थाओं का नाम है। इसका मतलब पूरे गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? मिहिर भोज। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा था, ठीक है। एक और चीज आपको याद रखनी है, पंजाब का पेहोवा अभिलेख किस राजा से संबंधित है? तो वो है हमारा मिहिर भोज से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? तो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। मिहिर भोज ने द्रम नामक चांदी के सिक्के भी चलाए थे। कौन से? द्रम नामक चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? तो वो चलाए थे मिहिर भोज ने। तो मिहिर भोज से आपको मुख्य रूप से चीजें याद रखनी है, सर्वाधिक प्रतापी राजा, पेहोवा अभिलेख किससे संबंधित है? मिहिर भोज से। यदि वंश पूछे तो गुर्जर प्रतिहार वंश। यदि बात करें, इन्होंने द्रम नामक चांदी के सिक्के चलाए थे। कौन से? द्रम नामक चांदी के सिक्के चलाए थे। तो पूछ सकता है कि द्रम नामक जो सिक्के होते थे किसके बने हुए होते थे? चांदी के बने हुए होते थे, पहली बात तो। दूसरा, चलाए किसने थे? तो चलाए थे हमारे मिहिर भोज ने। और किस वंश में चले थे? तो गुर्जर प्रतिहार वंश में चले थे। नेक्स्ट हम देखते हैं महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम का एक दरबारी था राजशेखर। कौन था? राजशेखर, राजशेखरन या फिर राजशेखर, ठीक है ना। इसकी शादी अवंती सुंदरी से हुई थी। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अवंती सुंदरी जो थी, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है सुंदरी, ये अपने समय की सबसे सुंदर महिला थी इस वंश की, ठीक है। और इनका विवाह किसके साथ हुआ था? तो इनका विवाह राजशेखरन के साथ हुआ था। और राजशेखरन किसके दरबारी थे? महिपाल प्रथम के दरबारी थे। किसके? महिपाल प्रथम के दरबारी थे। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि महिपाल प्रथम के दरबारी कौन थे? राजशेखरन थे। पहला क्वेश्चन, राजशेखरन का विवाह किससे हुआ था? तो राजशेखरन का विवाह अवंती सुंदरी से हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं महिपाल। इसके समय पर अल मसूदी भारत आया था। महिपाल के समय पर अल मसूदी भारत आया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्यपाल। इसके समय गजनवी का आक्रमण हुआ, ठीक है ना। किसके समय? राज्यपाल के समय गजनवी ने आक्रमण किया और राज्यपाल अपना उज्जैन और कन्नौज वाला क्षेत्र छोड़कर भाग गया, जिसके कारण एक व्यक्ति थे विद्याधर चंदेल। विद्याधर चंदेल को यह बात अच्छी नहीं लगी कि डरपोक राजा है, इसीलिए विद्याधर चंदेल ने राज्यपाल को मार दिया। गजनवी के मारने से पहले ही विद्याधर चंदेल ने राज्यपाल को मार दिया। तो आपको याद रखना है कि किसके समय पर गजनवी का आक्रमण हुआ? तो राज्यपाल के समय पर गजनवी का आक्रमण हुआ और यह अपने स्थान को, राजधानी को छोड़कर भाग गया था, जिसके कारण विद्याधर चंदेल ने राज्यपाल को मार दिया, ठीक है ना। विद्याधर चंदेल ने राज्यपाल को मार दिया। उसके बाद त्रिलोचनपाल राजा आते हैं। गजनवी ने देखो आक्रमण किया था राज्यपाल के समय पर, लेकिन राज्यपाल को मार दिया विद्याधर चंदेल ने और गजनवी का अधिकार हो गया। जब गजनवी का अधिकार हो गया तो वो सीधी सी बात है, वो अपना एक पुतला छोड़कर जाएगा भारत में, जिससे कि वो टैक्स भेजता रहे उसके पास। तो उसने वो पुतला बनाया त्रिलोचनपाल को, यानी गजनवी ने गुर्जर प्रतिहार वंश की क्षेत्र को जीतकर राजा बना दिया त्रिलोचनपाल को, ठीक है ना। उसके बाद आता है यशपाल राजा। पूरे गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा था यशपाल, ठीक है ना। पूरे गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा था यशपाल। तो ये चीजें आपको याद रखनी है गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग लक्ष्मण को अपना पूर्वज मानते थे, इसी कारण इनका मूल स्थान अयोध्या था। यदि बात करें प्रारंभिक राजधानी, तो इनकी प्रारंभिक राजधानी जो थी वो थी उज्जैन। यदि बात करें कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष जीतने के बाद इनकी राजधानी हुई कन्नौज, ठीक है। उसके बाद हम बात करें प्रमुख राजा, तो सबसे पहले राजा आपको याद रखने हैं कौन से? हरिश्चंद्र या फिर नागभट्ट प्रथम, जो कि संस्थापक थे गुर्जर प्रतिहार वंश के, ठीक है। उसके बाद आते हैं वत्सराज। वत्सराज पहले राजा थे जिन्होंने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार वंश की तरफ से भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नागभट्ट द्वितीय। तो नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रथम राजा थे जिन्होंने कन्नौज को जीता और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, ठीक। उसके बाद हम बात की हमने मिहिर भोज से। मिहिर भोज सबसे प्रतापी राजा थे पूरे गुर्जर प्रतिहार वंश के,
ठीक है। सबसे प्रतापी राजा थे पूरे गुर्जर प्रतिहार वंश के। इनसे संबंधित एक अभिलेख है पेहुबा अभिलेख, जो कि पंजाब से मिला है। किससे संबंधित है? मिहिर भोज से संबंधित है। एक और बात आपको याद रखनी है, द्रम नामक चांदी के सिक्के भी मिहिर भोज ने चलाए थे। नेक्स्ट उसके बाद हमने बात की महेंद्रपाल। महेंद्रपाल का एक दरबारी था, कौन? राजशेखरन, जिसकी शादी अवंती सुंदरी से हुई थी। उसके बाद हमने बात की महिपाल, ठीक है ना। महिपाल, इसके समय पर अलमसूदी भारत आया था। कौन? अलमसूदी भारत आया था। बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल के समय पर गजनवी का आक्रमण हुआ। राज्यपाल के समय पर गजनवी का आक्रमण हुआ, जिसके कारण ये अपना क्षेत्र छोड़कर भाग गया और इसके साथ ही विद्याधर चंदेल ने इसकी हत्या कर दी, ठीक है। उसके बाद गजनवी का अधिकार हो गया। गजनवी ने अपना राजा बना दिया, किसे? त्रिलोचन पाल को, पूरे किसका? गुर्जर प्रतिहार वंश का। यदि बात करें यशपाल, तो पूरे गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा था यशपाल, ठीक है। तो ये थे हमारे पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और हमारा राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे से, सहज और सरल तरीके से आपको सभी कुछ समझ में आया होगा, ठीक। इसी प्रकार बिल्कुल आराम से अपने कंसेप्ट के साथ साथ अपनी इमेजेस को क्लियर करते चलें, कड़ी से जोड़ते चले हिस्ट्री को, और कंप्लीट हो जाएगी। देखते देखते आपकी वीडियो देखते देखते हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन वीडियो को पूरी देखा करें, ठीक है, और कुछ भी छोड़ा ना करें। बेशक वीडियो को लाइक मत किया करो, ठीक है, शायद लाइक से आपका टाइम बर्बाद होता है, उसे मत किया करो, लेकिन वीडियो को पूरी देख लिया करो, ठीक। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे मन करे तो लाइक करना, वरना मत करना, आपकी मर्जी है, ठीक है। हो सके तो शेयर भी कर सकते हैं आप, जो आपके ग्रुप्स वगैरह उनमें शेयर कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसके नोट्स मैं अब डाल दूंगा, क्योंकि हमारा गुप्तोत्तरकार अब कंप्लीट हो गया है। अब मैं नोट्स डाल दूंगा, तो जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं वो उसके बाद नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ लेना, और इसकी प्रीवियस वीडियो भी देख लेना जो मैंने डाली हुई है गुप्त वंश और गुप्तोत्तर वंश से संबंधित, ठीक है। लगभग हम 20 वीडियो कर चुके हैं हिस्ट्री के ऊपर। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट को, और एंड स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ठीक। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से रिवीजन करना, पूरी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को खत्म कर दो अच्छे से, ताकि आपकी हिस्ट्री लगातार अच्छे से चलती रहे, ठीक। तो डाउनलोड कर लेना, नोट्स को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और अच्छे से रिवीजन करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं आपको कोई डाउट ना रहे गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से संबंधित। थैंक यू।